शिक्षक एवं शिक्षिकाओं आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम सीटेट ईवीएस सेक्शन जो आपका अभी 3 दिन पेपर हुए हैं, जो कल पेपर हुआ है 9 जनवरी को, उस पर आधारित मैंने जितने भी एनिमल से रिलेटेड जितने भी ईवीएस में टॉपिक आते हैं उन पर सारी थ्योरी और उन पर आधारित प्रश्न जो आए हैं, जो आने वाले हैं, उन सभी को मैंने इसमें लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका परिवार। परिवार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईवीएस का, और एनसीईआरटी ने परिवार को सबसे प्रमुख और सबसे पहला टॉपिक भी माना है। तो सबसे पहले आपको परिवार लेना है। देखिए, परिवार भारत में एक एकल परिवार और संयुक्त, एनसीईआरटी ने भी 2 प्रकार के परिवार माने हैं। तो एकल परिवार में जो एकल परिवार होता है, यानी जिसमें सिंगल होते हैं, उसमें आते हैं मदर, फादर और उनके सन। क्या आते हैं? केवल 3, यानी कि उनके बच्चे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, माँ और पिता, यानी केवल इतने को एकल परिवार माना गया है। अगर संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में एक देखिए, संयुक्त परिवार जो होता है, एक फादर की तरफ का जो फैमिली चला आता है, एक मदर की तरफ का, यानी फादर की तरफ से बात करें तो दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माँ बाप और बच्चे, ये सब किस में आते हैं? संयुक्त परिवार में आते हैं। और मदर की तरफ से नाना नानी, मामा मामी और बच्चे, और उनके जो बच्चे के मम्मी पापा होते हैं। यानी कि इतने, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल आप पिता की तरफ से लेंगे संयुक्त में, यानी कि माँ की तरफ से जो फैमिली आती है, यानी कि आपके नाना मम्मी के पिता, मम्मी के, आपके मम्मी के मम्मी और पापा, यानी कि आपके नानी और नाना के बच्चे, वो भी आपके क्या है? संयुक्त परिवार में आते हैं। तो ऑप्शन में अगर नाना नानी भी हो तो आपको संयुक्त परिवार में ही मानना है। अब बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 जो है, ये कक्षा 3 और 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीम पे विभाजित करता है। कितने थीम पर? 6 थीम पर। जो पूरी की पूरी जो ईवीएस है आपकी 6 थीम पर आधारित है, जिसमें आपकी जो पहली थीम है वो होती है परिवार एवं मित्र। पहली थीम आपकी क्या होती है? परिवार। पहली होती है परिवार एवं मित्र। क्या होती है? परिवार एवं मित्र। दूसरी थीम होती है पानी, मान लीजिए क्रम से लेंगे तो भोजन होता है, तो तीसरा मान लीजिए भोजन, चौथा मान लीजिए आवास, पांचवा मान लीजिए यात्रा, और छठा मान लीजिए जो चीज़ हम बताते हैं और करते हैं, जो चीज़ हम बताते हैं और करते हैं। तो ये 6 थीम है। ये ईवीएस इन्हीं थीमों पर पूरी ईवीएस 3 से 5 तक आधारित है। जो 3 से पहले यानी 1 और 2 है, उसमें सब मिक्स होते हैं, यानी कि उसमें लैंग्वेज, मैथ, हिंदी, ये सब क्या होते हैं? मिक्स आते हैं। तो अब ये था आपका परिवार का टॉपिक। क्वेश्चन अंत में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं संस्कृति की। क्या कर लेते हैं? संस्कृति का तात्पर्य है कि जो धरोहर है हमारी, जो पुराने दस्तावेज हैं, सिक्के हैं, जो चित्र हैं, ये क्या है? ये हमें पुराने संस्कृति को बताते हैं। अब एक क्वेश्चन इस पर पीछे बने हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन हमारी पिछली संस्कृति को बताते हैं। तो देखिए, जो हमारी पिछली संस्कृति को बताते हैं वे होते हैं, देखिए, दस्तावेज। क्या होते हैं? दस्तावेज। जो पुराने दस्तावेज हमें किन्हीं किन्हीं तरीक़ों से मिलते हैं, उनको जब हम पढ़ लेते हैं तो उस समय के या उसके पहले के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा था, भाषा कैसी थी, लैंग्वेज कैसी थी। उसके बाद चित्र, दूसरे नंबर पर आता है चित्र। क्या आता है? चित्र जो होता है, पुराने जो चित्र होते हैं उस समय के कला के विकास को बताते हैं। तीसरा आता है आपका इमारत। क्या आता है? इमारत से पता चलता है कि उस समय के लोग कितना साइंस में कितने डेवलप थे और उस समय निर्माण की क्या टेक्निक थी। उसके बाद आपका आता है सिक्के आपके उस समय के व्यापार को बताते हैं, मतलब कि संस्कृति को बताने के ये मुख्य रूप से दस्तावेज, चित्र, इमारत और सिक्के हैं। तो आप इस पर टिक करेंगे। तो चलिए अब आगे चल देते हैं। जानवर, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। इन पर मैंने जितने भी एनिमल किंगडम से रिलेटेड जो भी सीटेट में प्रश्न बनते हैं
उनको मैंने आज बहुत ही अच्छे तरीके से इस एक वीडियो से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। अब आगे जितने भी लोग पेपर देने वाले हैं, देखिए जानवरों को स्तनधारी, सरीसृप और कीट एवं पक्षियों में विभाजित करते हैं। तो बात आती है कि मैमल्स यानी कि स्तनधारी होते क्या कौन है। स्तनधारी वे जो होते हैं जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। स्तनधारी कौन होते हैं, जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का जो तापमान होता है बाहरी वातावरण के तापमान के साथ ये अपने आप को बदलाव नहीं कर पाते हैं, यानी कि स्तनधारी जो होते हैं वो बाहर के तापमान को अपने तापमान से क्या करते हैं, ये कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि इन्हें आपको बचाना पड़ेगा। ये अपने आप से क्या करते हैं, बचाव नहीं कर पाते हैं। तो ये होते हैं स्तनधारी। बात कर लेते हैं सरीसृप, क्या है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं ये धरती पर रेंग कर चलते हैं, सरक कर चलते हैं। ये क्या करते हैं, हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतु होते हैं। जैसे कि आपकी छिपकली, छिपकली देखा है ये दीवारों पर रेंग कर चलते हैं। सांप देखा है ये जमीन पर कैसे चलते हैं, रेंग कर। कछुआ देखा है आपने, तो यानी कि सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ इस प्रकार के जो सरीसृप में आते हैं। अब बात करते हैं कीटों की। जो कीट होते हैं इनमें ऐसे डायरेक्टली आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। कीट को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्ट्स। क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स। जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, चींटी हो गया, केंचुए हो गए, इन सबको कीट में रखे जाते हैं। अगर आपको पक्षी में बात करें तो वैसे तो पक्षी बहुत से हैं, मोर हो गए, गौरैया हो गई, कबूतर हो गए, ये सब ऐसे बहुत से हैं। कैक्टस हो गए, बत्तख, उल्लू, चमगादड़, गिद्ध, मैना, बाज, हंस, ये सब क्या होते हैं, ये सब पक्षियों में आते हैं। और अगर महत्वपूर्ण जो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है ततैया, किस पर, ततैया क्या है, तो ततैया आपका पक्षी नहीं है बल्कि यह कीट है। झिंगुर क्या है, कीट है। दीमक क्या है, कीट है। मकड़ी क्या है, कीट है। टिड्डा क्या है, कीट है। तिलचट्टा क्या है, कीट है। झींगा क्या है, कीट है। बिच्छू क्या है, ये कीट है। यानी कि ततैया, झिंगुर, दीमक, मकड़ी, इस प्रकार से जो ये हैं ये सब क्या है, तो कीट हैं। और पक्षियों के बारे में आपको पता है। ये तो थे आपके जानवरों के बारे में एक ओवरव्यू मैंने बताया। अभी बाकी इन पर अभी डिटेल स्टडी आपको आगे मिलेगी, साथ में क्वेश्चन। तो जानवरों के अब चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। तो जानवरों के कुछ फैक्ट में सबसे पहले जानवरों के खाल की जो डिजाइन होती है, ये डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे गए हैं कि जो जानवरों के ऊपर शरीर पर जो हमें बाहरी वातावरण में जो डिजाइन देखने को मिलती है, क्या यह उनके आंतरिक कारणों का परिणाम है या कि क्या है। तो आप बोलेंगे कि ये जो खाल का जो डिजाइन होता है यह उनके बाल का डिजाइन होता है। रात में जागने वाले वो जो जानवर होते हैं, रात में जागने वाले जानवर कुछ रंगों को ही देख पाते हैं, मैक्सिमम सफ़ेद और काला, यही दो रंग रात में जागने वाले जानवर देख पाते हैं। बहुत से जो जानवर होते हैं किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे आपकी छिपकली। जैसे इस समय आप देखेंगे आपके घरों में एक भी छिपकली देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई भी अगर देखिए किसी ऐसे स्थान पर चली जाती हैं जो जहाँ पे गर्म मौसम हो या जहाँ पे आना जाना किसी का ना हो, अगर किसी सामान में घरों से हटाएंगे तो देखिए वहाँ से छिपकली जब निकलती हैं तो उनमें क्या होता है, वो अब मूवमेंट नहीं होता है। अगर आप उसे भगाएंगे भी तो वो भागेंगी नहीं, वो उसी स्थान पर रहेंगी। तो यानी वो निद्रा वाली उनकी जो ये निद्रा की अवस्था में वो चली गई हैं। तो ये है रात में जागने वाले जानवरों की बात। और मैंने अलग से बता दिया आपको ये जो रात्रि निद्रा में जानवर चले जाते हैं, इसके बारे में भी आगे डिस्कस अभी करना है। इसे बाहरी कान व बाल, तो जो बाहरी कान और बाल वाले, बड़े बाल वाले होते हैं जिनके कान लंबे होते हैं, बाल होते हैं, वे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। जिनके बाहरी कान नहीं होते, बाल नहीं होते शरीर पर, वे अंडा देते हैं। क्या देते हैं, वे अंडा देते हैं। बाहरी कान जैसे गाय, भैंस, बकरी और भी बहुत सारे जानवर हैं, ये जो इनके देखिए कान क्या हैं, बड़े हैं, जैसे हाथी हो गए, तो ये क्या है, ये बच्चे देते हैं। और जैसे ले लीजिए मुर्गी ले लीजिए, पक्षी ले लीजिए, ये इनके क्या होते हैं, कान दिखाई नहीं देते बाहर, लेकिन इसलिए क्या ये अंडे देते हैं। ये देखिए एक ओवरव्यू था कान और बाल के रूप में। चलिए हम बात कर लेते हैं स्लॉथ। ये कल के पेपर में भी स्लॉथ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले जो 2 दिन पेपर हुए थे प्राइमरी सेक्शन में, स्लॉथ से क्वेश्चन दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे। तो स्लॉथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्लॉथ को देख लेते हैं। स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला एक क्या है, जानवर है, जो यह 17 घंटे, क्या बोला गया है एनसीईआरटी में, यह 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है। कितना, 17 घंटे। और ये हम इसे बोलते हैं आराम फरमाने वाला जानवर। ये
ये केवल अधिक अधिक समय अपना आराम करने में बिताता है। यह अपने जीवन यानी 40 वर्ष लगभग ये क्या होते हैं, जीवन यापन जीवित रहते हैं, जिसमें ये केवल 8 पेड़ों पर ही जीवन यापन कर पाते हैं। यानी कि केवल 8 पेड़ पर ही अपनी जीवन जितना भी वो जीते हैं, केवल मात्र 8 पेड़ बताए गए। कहाँ पर बताया गया? एनसीईआरटी में। बस ये शौच के लिए ही नीचे उतरते हैं। अगर इन्हें शौच नहीं करना हो तो ये नीचे भी ना उतरें। सप्ताह में केवल ये एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। कौन? स्लॉथ। स्लॉथ ये मैक्सिमम पेड़ के पत्तों को ही खाकर जीते हैं। पेड़ के यानी कि एक पेड़ के पत्ते जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं तब ये दूसरे पेड़ पर जाते हैं। इसलिए बोला गया है कि अपने 40 वर्ष के जीवन में केवल 8 पेड़ पे ही ये जा पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक पेड़ पर कितने साल अपना जीवन यापन करते होंगे। तो इसी के साथ आपने स्लॉथ के बारे में जान लिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बाघ के बारे में स्टडी करते हैं। बाघ बाघ क्या होता है? हमसे 6 गुना तेज, इंसानों से 6 गुना तेज है, बेहतर देख पाते हैं। कौन? बाघ। याद रखेंगे, हमसे 6 गुना इनकी दृष्टि तेज होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इनका जहाँ से बनता है, इनकी मूछें, जो इनकी मूछें होती हैं यानी जो इनके बाल होते हैं, यही इनको इनके जो शिकार को पहचानने में, भांपने में मदद करते हैं। यानी कि जब भी शिकार कोई होता है इनका, ये उसी मूछों से उसको कंपन को, उनकी आवाज़ के कंपन को क्या करते हैं, ये पहचान पाते हैं। ये आवाज़ तो ये कान से पहचानते हैं, लेकिन ये कंपन जो होता है ये मूँछों, ये हवा का जो कंपन, कौन? हवा कृत्रिम रूप से है और कौन? एक तो देखिए कृत्रिम हवा चली तो उसकी आवाज़, और एक कोई शिकार है उसकी आवाज़, ये दोनों ये भांप लेते हैं अपनी मूँछों के द्वारा। ये अंधेरे में रास्ता भी इससे ही, अपनी मूँछों के माध्यम से ही ढूंढ पाते हैं। ये जो होते हैं बाघ, जो होते हैं अपने मूत्र, यानी कि जैसे कुत्ता होता है, ये मूत्र के माध्यम से अपने एरिया को पहचानता है कि ये मेरा एरिया है, ये मेरे एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आया था या नहीं। सेम वही प्रोसीजर है बाघ में। यह भी अपने मूत्र के गंध छोड़कर अपने एरिया की पहचान करता है। दूसरा बाघ अगर किसी दूसरे बाघ के एरिया में चला जाता है तो मूत्र के गंध से ही पहचानता है। जो बाघ का जो गुर्राना होता है, यह 3 किलोमीटर, कितने? 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। यह पत्तों के हिलने, ये क्या होती है? पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ी में छिपने के आवाज़ में भी अंतर कर पाते हैं। तो ये थे आपके बाघ के सारे पॉइंट्स। मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। चलिए अब देख लेते हैं हाथी के बारे में। किसके बारे में? हाथी यह एक बहुत विशाल स्तनधारी है। यह, इनके जो कान होते हैं ये पंखों के काम करते हैं। गर्मी लगने पर यह अपने कानों को हिलाकर हवा लेते हैं। अगर हाथी का अगर कोई बच्चा 3 महीने का है तो इसका वजन 200 केजी का होता है। यह आपके एनसीईआरटी में है। अगर एक कोई नॉर्मल बड़ा हाथी जो होता है, यह प्रतिदिन 100 किलो से ज़्यादा पत्ते एवं झाड़ियों को खा लेता है। एक बड़ा हाथी, और 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलो। हाथी मात्र 2 से 3 घंटे ही आराम करते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इन्होंने 2 से 4 घंटे लिखे हैं, तो आप 2 से 4 घंटे भी पढ़ सकते हैं। यानी कि ये 2 से 4 घंटे ही केवल आराम करते हैं एक दिन में। ये हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। आपने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे। देखिए, हाथियों के झुंड से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये झुंड में मात्र 10 से 12 हाथी होते हैं, और इन हाथियों का जो नेतृत्व करता है वो कौन होती है? फीमेल हथिनी होती है। कौन? इसका नेतृत्व, जो सबसे उम्रदराज जो हथिनी होती है वही उस झुंड की नेता होती है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि ये हाथी अपने झुंड को कब छोड़ते हैं? तो ये 14-15 साल में अपने झुंड को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। 14-15 साल के बाद ये अपने झुंड को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। उसके बाद ये था हाथी। अब चलते हैं लंगूर पर। लंगूर जो होता है यह जंगल में सबसे ऊँचे पेड़ पर, यानी कि एक जो जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ होगा, ये क्या वही जीवन यापन करते हैं। कौन? लंगूर। मुसीबत आने पर ये एक खास तरीके का आवाज़ भी निकालते हैं और अपने साथियों को क्या करते हैं? चौकन्ना करते हैं। बात करते हैं कुत्ते के बारे में। चलिए, सेम जो लंगूर है वही कुत्ता भी होता है। यह भी क्या करता है? इनका अपना एक एरिया होता है। ये वही बताया था, मूत्र के माध्यम से अपने एरिया को पहचानते हैं, या बटा होता है। तो इसी के साथ ये कुत्ते का है। कुत्ते में ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। चलिए अब चलते हैं सांप के बारे में। क्या है? सांप देख लीजिए। सांप भारत में कितने प्रकार के? देखिए, भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। भारत में केवल और केवल 4 प्रकार के ही सांप हैं। पहला नाग, दूसरा दुबोइया, तीसरा करैत, चौथा अफाई। ये 4 प्रकार के नाग भारत में पाए जाते हैं, यानी सांप पाए जाते हैं। अब कुछ सांप के बारे में भी जान लीजिए। जो सांप होते हैं, इनके जो जहर होते हैं, इनके खोखले दांतों में होते हैं। कहाँ होते हैं? इनके दांत 2 खोखले भाग होते हैं, उनमें जहर होता है। जब ये डंक मारते हैं तो उसमें से जो एक जहर की नली होती है, उसके माध्यम से शरीर के अंदर वो अपने जहर को इंजेक्ट कर देते हैं। तो अब उसको ईवीएस में
क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि उसको उस दांतों के खोखले भाग को क्या कहते हैं, उसको हम इसके आगे क्वेश्चन के माध्यम में देखेंगे। फंग कहते हैं कि क्या कहते हैं, आप चलिए अभी आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए तब तक। उसके बाद हम आगे देते हैं, इनके जो जहर होते हैं उनको ठीक करने के लिए सीरम नाम की दवाई दी जाती है। अगर यानी किसी को सांप ने डस लिया है तो उसको सीरम नाम की, किस नाम की, सीरम नाम की एक दवाई दी जाती है जो इनके ही जहर से बनी होती है, सांप के जहर से ही बनी होती है। जो सांप होते हैं ये आवाज़ को नहीं पहचानते, यानी कि इनमें आवाज़ सुनने की कोई क्षमता नहीं होती है। ये कंपन के माध्यम से ही किसी अपने जो शिकार को ये समझ पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पास आ रहा है तो ये कंपन के माध्यम से ही समझ पाते हैं। जो आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में कि क्या है कि एक सपेरा होता है, वो क्या होता है, बीन बजाता है तो सांप क्या होता है, भागा भागा आता है। ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि सांप को सुनने की कोई क्षमता ही नहीं होती है। ज़मीन पर कंपन के माध्यम से ही किसी चीज़ को, अपने शिकार को समझ पाता है, देख पाता है, सुन पाता है। जो सपेरे होते हैं, सपेरे को काल बेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, काल बेलिया। क्या कहते हैं, काल बेलिया। थोड़ा लिखने में समस्या है, हाथ से लिखना पड़ रहा है। चलिए, ये काल बेलिया कहते हैं। तो ये था सांप के बारे में कुछ फैक्ट। हाँ, एक फैक्ट और रहता है, मैक्सिमम पूछा जाता है, सबसे फेमस एनसीईआरटी में एक काल बेलिया का जाति का एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रोशन नाथ। क्या है, रोशन नाथ। क्या है, रोशन नाथ। ये कालबेलिया जाति में सबसे मशहूर है, जिन्होंने बहुत सारे सांपों को पकड़ा है और उन्हें जंगल में छोड़ा है। तो ये थे सांप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके ईवीएस में सीटेट में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं केचुए के बारे में। केचुए जो होते हैं मृत पौधों एवं पत्तियों को खाते हैं और जो मल से, अपने मल से ज़मीन को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। इसे किसानों का मित्र भी कहते हैं। ये देखिए, केचुए पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुए पालन को क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर। क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर। ये थे केचुए से आपसे दो तीन फैक्ट। चलिए अब चींटियों के बारे में बात कर ले। चींटियों के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। जो चींटियाँ होती हैं ये मिलजुल कर काम करने वाली होती हैं, ये अपने कार्य मिलजुल के करती हैं। देखिए, चींटियों में रानी चींटी जो होती है वही क्या करती है, अंडे देती है, और सिपाही चींटी जो होती है इनका अलग काम होता है। ये क्या होती है, ये दरबार यानी कि रास्तों को क्या करती हैं, ये अपने जो एरिया का क्या करती हैं, ये देखभाल करती हैं। अन्य जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, भोजन जुटाने का काम करती हैं। ये जो चींटियाँ चलते समय आपने देखा होगा कि चींटियाँ बिल्कुल लाइन से चलती हैं, एक भी चींटी इधर उधर नहीं भटकती है। तो ये क्यों, ये अपने से एक गंध छोड़ती है, जो आगे वाली चींटी होती है गंध छोड़ते हुए आगे बढ़ती चलती है। उसी गंध को पहचान कर चींटियाँ आपस में एक सीधी लाइन में चलती हैं। देखिए, ये थे आपकी चींटियों का कुछ फैक्ट। ये देखिए, ये सीटेट के पहले दिन ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 28 तारीख को सामाजिक कीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सामाजिक कीट नहीं है। तो देखिए, ये सीटेट में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, एक ही नहीं बार, कई बार पूछा गया। तो देखिए, दीमक, ततैया, मधुमक्खी, चींटी, ये क्या है, सामाजिक कीट है। अब चलिए मच्छरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने मच्छर में देखिए क्या है, मच्छर से पूछे वाले क्वेश्चन होते हैं कि इंसानों को ये मच्छर क्या होते हैं, कैसे पहचान लेते हैं। तो देखिए, अक्सर क्या होता है, हम सोए रहते हैं, हमारा कान अगर आप ढके हुए तो भी क्या होता है कि मच्छर होता है, उस कान के एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर ही क्या आँख उड़ने लगते हैं। तो ये कैसे, हमारे शरीर की गर्मी से ये क्या करते हैं, हमें पहचान पाते हैं। मच्छर जो होता है हमारे शरीर की गर्मी से, और खासकर पैर का जो तलवा होता है, यानी ये जो पैर का क्या होता है, तलवा होता है, इसको और हमारे शरीर के गर्मी के माध्यम से हमको क्या करते हैं, ये ढूंढ पाते हैं। तो कान का हिस्सा जो क्या होता है, काफ़ी गर्म होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर कान में क्यों आके वो भिनभिनाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर के पूरे हिस्से से एक कान का, एक पैर का तलवा वाला हिस्सा, ये क्या होता है, बहुत बाकी की अपेक्षा गर्म होता है। इसलिए हमें अक्सर देखा होगा कान पे ही आके वो क्या भिनभिनाने लगते हैं। और देखिए, मच्छर जो होता है, मच्छर पानी में क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं। पानी में क्या होता है, ये अंडे देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी पानी को ज़्यादा समय तक जमा ना होने दें। जब ये जन्म देते हैं तो बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं। इस जो लार्वा पैदा होता है, इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन्हीं सबसे फैलता है। तो बताया गया है कि इनसे बचाव कैसे करना है। तो आपको बचाव के लिए उस पर तेल का छिड़काव कर दीजिए। तेल का छिड़काव करने से क्या होगा कि उस पानी में जब आप तेल डाल देंगे तो पानी का जो होता है पृष्ठ तनाव, यानी कि जब आप तेल डाल देंगे तो पृष्ठ तनाव जो बढ़ा हुआ ज़्यादा रहता है वो घट जाएगा। जब पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो वो क्या होंगे, उसमें डूब जाएंगे। जब डूब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वो पूर्ति नहीं कर पाएंगे। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उनका लार्वा क्या होगा, मर जाएगा। तो ये मच्छरों से बचाव है। देखिए, मच्छर एक होता है मच्छर और मक्खी, यहाँ से बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो है जो मक्खी से, देखिए मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। देखिए, डायरिया मक्खी से, डायरिया, हैजा,
टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती है किससे? मक्खियों से। जो मच्छर से क्या कौन सी बीमारियां फैलती हैं? मैंने अभी बताया है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो आपने समझ गया डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, यहाँ डायरिया, हैजा और टाइफाइड। ठीक है, मैंने मच्छरों से बचाव के भी बता दिए, इस यानी कि आपको मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो मैं आपको बताते चलूँ। अब चलिए पक्षियों के बारे में बात कर लें। केवल अंडे देने के लिए, यानी कि जो पक्षी होती हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि पक्षियाँ घोंसला क्यों देती हैं? क्या रहने के लिए, सोने के लिए? तो नहीं, ये केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाती हैं। आँखें सर के दोनों तरफ। कुछ पक्षियों की आँखें क्या होती हैं, मतलब मैक्सिमम पक्षियों की जो आँखें होती हैं सर के दोनों तरफ होती हैं, इसलिए ये एक बार में दो दिशाओं में देख सकती हैं। इसलिए क्या होता है कि हम जाते हैं, जब पक्षियों को पकड़ने के लिए जाते हैं तो देखते होंगे आप, वो हमारे जाने से पहले, जबकि वो खा रही होती हैं लेकिन फिर भी वो उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके सर के अगर हमारे सर के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में आँखें हों तो क्या होगा, हम आसानी से लेफ्ट राइट में भी देख पाएंगे। तो ये भी इनके साथ भी ये होता है। आप देखते होंगे कि कभी भी उनका जो सर होता है ये एक तरफ टिका नहीं रहता। ये देखिए, कभी इधर लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट राइट करते। क्यों? क्योंकि ये दो तरफ ही देख पाती हैं, तो बाकी जगह देखने के लिए इन्हें अपना सर घुमाना पड़ता है। हमारी तरह जो हमारी जो पुतलियाँ होती हैं वो घूमती हैं, तो पक्षियों की जो पुतली होती है ये घूमती नहीं, एक जगह ये टिकी रहती है, तो इसे अपना सर घुमाना पड़ता है। तो इनकी क्या होती है, आँखों की पुतलियाँ भी नहीं घूमती हैं। जो इनके पंख होते हैं, इनके जो पंख होते हैं, इनके वो गर्मी देने के काम में आते हैं। इनके पंख जो तो उड़ने के साथ साथ इनके बॉडी को गर्म करने के काम में आते हैं। और कुछ प्रमुख पक्षियों के बारे में देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। बसंत गौरी, शक्कर खोरा, दर्जन चिड़िया, चील, बाज, गिद्ध। चलिए हम सबको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली चिड़िया के बारे में बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में देखने को मिलती है। गर्मियों में, जैसे कि क्या बोलते हैं कि ये कठफोड़वा होता है, जिसको देखते हैं कठफोड़वा, जिसकी चोंच पतली और लंबी चौड़ी होती है, सो पतली होती है। ये क्या होता है, पेड़ों को छेद कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो ये भी सेम उसी तरीके की होती है, ये गर्मियों में देखी जाती है। ये क्या होता है, पेड़ों में छेद कर देते हैं, उसमें क्या होते हैं, अंडे देते हैं। तो ये है बसंत गौरी। ये क्या करती है, पेड़ों में छेद करके उसमें अंडे रखती हैं। यही काम सेम कठफोड़वा भी करता है, जिसको इंग्लिश में वुड पेकर कहते हैं। बसंत गौरी की तरह भी ये पेड़ों में क्या करते हैं, छेद करते हैं। शक्कर खोरा की बात करें, शक्कर खोरा को सूर्य पक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य पक्षी। शक्कर खोरा को ही सूर्य पक्षी कहते हैं। शक्कर खोरा किसी पेड़ या झाड़ी की डाली पे क्या करते हैं, अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। कौन बनाता है लटकता हुआ घोंसला? शक्कर खोरा यानी सूर्य पक्षी। कौन बनाता है? शक्कर खोरा, सूर्य पक्षी। लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? शक्कर खोरा यानी सूर्य पक्षी। इस घोंसले में, जो शक्कर खोरा का जो घोंसला होता है, इसमें बाल होते हैं, मकड़ी के जाले होते हैं, मकड़ी के जाले, पतली छोटी टहनियाँ होती हैं, बारीक छोटे छोटे घास ये काट कर लाती हैं, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल और कपड़ों के जो चिथड़े होते हैं, उससे ये अपना क्या करती हैं, घोंसला बनाती है। कौन बनाती है? शक्कर खोरा। अब बात कर लेते हैं दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया क्या होती हैं, ये इससे एकमात्र क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन ऐसी चिड़िया है जो पत्तों को सिलकर, पेड़ के बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं उनको सिलकर उसमें अंडे देती हैं। तो यही दर्जिन वो चिड़िया है जो पेड़ के पत्तों को अपने चोंच के माध्यम से थैला बनाकर उसमें क्या करती हैं, अंडे देती हैं। कौन देती हैं? दर्जिन चिड़िया। चील, बाज, गिद्ध से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। जो चीलबाज जो गिद्ध है, कि हमसे इनकी 4 गुना नज़र, आंखें क्या होती है, नज़र तेज होती है। ये जो चील की पूंछ खांचे के आकार की होती है। खांचा मतलब एक देखिए ऐसा, आपने चील की पूंछ देखी होगी तो ऐसे खांचे की आकृति बनी होगी, जैसे लगता होगा कि लोहे का होगा। तो ये खांचे की आकृति चील की होती है। 2 किलोमीटर दूर से ही अपनी ये शिकार को क्या करती हैं, देख पाती हैं। जो गिद्ध होते हैं, ये मरे हुए जानवरों को खाकर उस जगहों को साफ करते हैं। इसलिए ये चीलबाज गिद्ध हमारे लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देखते होंगे न तो गिद्ध, न तो बाज, न तो चील, ये दिखाई आजकल के समय बहुत रेयर ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए इनको IUCN की लिस्ट में यह मोस्ट, इसे क्या बोलते हैं, जो इंडेंजर्ड की श्रेणी में इनको वल्नरेबल की श्रेणी में शामिल किया गया है। किसको? इनको गिद्ध को किस श्रेणी में? वल्नरेबल की श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। आगे देखिए, इससे बगल में ही आपको एक टॉपिक यहाँ पर मिल रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। नर वीवर के बारे में बात कर लेते हैं। इससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नर वीवर जो पक्षी होते हैं, ये बहुत सारे घोंसले, जब ये नर क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं। जो इनकी मादा चिड़िया होती है, इन घोंसलों में से किसी एक को पसंद करके, जब घोंसले पसंद आते हैं, उनमें से ही एक में अंडे देती हैं। नर क्या होता है, केवल घोंसला बनाता है, और जो चिड़िया क्या होती है, जो घोंसला पसंद आता है उसमें क्या करती है, वो अंडे देती है। तो कौन देती है? मादा वीवर। तो नर वीवर से आप समझ गए होंगे, ये बहुत सारे घोंसले, नर वीवर क्या करती हैं, घोंसले बनाने का काम करते हैं। इन मादा जो होती है उसमें अंडे देती हैं। ये फाख्ता, आपने कबूतर देखा होगा, कबूतर जैसा ही दिखने वाला एक हल्का वाइट कलर का एक क्या होता है, चिड़िया होता है, जिसे फाख्ता बोलते हैं। जिसे मैंने लिखा हुआ है अपने लैंग्वेज में, छोटा कबूतर।
ये गांव में देखने को मिल जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये कांटों की मेहंदी पर क्या कहते हैं, मतलब ये कांटों की मेहंदी और लोहे बोल लीजिए, कांटों के बीच, या क्या बोलते हैं उसे, मेहंदी के जो पेड़ होते हैं उस पर क्या करते हैं, ये अपने घोंसले बनाते हैं। कौन बनाते हैं, फाख्ता। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, उल्लू और मैना। इससे पहले दिन 28 और 29 के दिन भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे उल्लू और मैना से। जो उल्लू होता है, यहाँ पर तो मैंने 360 डिग्री गर्दन घुमाने की बात लिखी है, लेकिन एनसीईआरटी में 270 डिग्री के बारे में बोला है। लेकिन जो सीटेट में इसके पहले क्वेश्चन आया उसमें इसने 360 डिग्री को भी सही माना है। तो इसलिए जब 270 डिग्री अगर कोई सर घुमा ले रहा है तो 360 डिग्री ही माना जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों तरफ से अपने अपने पूरे शरीर को अगर घुमा ले रहा है तो इसलिए इसे 360 डिग्री माना गया है। मैना जो होता है, झटके से अचानक से अपनी गर्दन घुमा लेता है। जैसे आप अपनी गर्दन अचानक से घुमाइए तो देखिए क्या होता है, दर्द हो जाएगा। लेकिन ये मैना क्या होता है, झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे कर लेता है, इसलिए इनको ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कलचीड़ी। कलचीड़ी क्या होता है, कलचीड़ी एक हल्का छोटा सा, एक काला कलर, काला बिल्कुल ब्लैक नहीं होता, भूरे कलर का एक चिड़िया होता है छोटी, जो क्या करते हैं, देखेंगे इसकी शरीर देखिए ऐसे होती है। अब देखिए मुझे बनाने तो नहीं आ रहा है, देखिए ये इसकी शरीर क्या होती है, यहाँ पर बहुत क्या होता है, सर्कल होता है, यहाँ पर सेमी सर्कल बोल लीजिए, ऐसी होती है दर्जन चिड़िया। जी क्या अचानक से अपने शरीर को ऊपर, पूंछ को नीचे, सर को ऊपर, पूंछ को नीचे करती है, इसे कलचीड़ी होती है। गाँव में अक्सर रेयर देखने को मिल जाती है। जो कलचीड़ी होती है ये क्या करती है, पत्थरों के बीच में क्या करती है, अपने घोंसले बनाती है, वहीं पर ये अंडे देती हैं। इनमें क्या करती है, ये नाजुक टहनी और जड़, ऊन, बाल और रुई, इसके माध्यम से अपना क्या करती है, घोंसले का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका, टहनियों का, नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई, इस सब के माध्यम से ये छोटे मोटे कीड़े को खाती हैं। जो आप बरसात में देखिए एक ऐसे कीड़े देखने को मिलते हैं ना, जो एक के ऊपर एक, दो तीन ऐसे घूमते हैं, उन कीड़ों को अक्सर खाते हुए आपने देखा होगा, वो कलचीड़ी ही होती है। अब बात कर लेते हैं कौवे की। किसकी बात कर लेते हैं, कौवे की। कौवा क्या होता है, यह मजबूत जैसे लकड़ियों का इस्तेमाल करता है घोंसले बनाने में, लोहे के तारों का इस्तेमाल करता है। तो ये कौन करता है, कौवा करता है। कौवे के इन्हीं घोंसलों में, जो कौवे का जो घोंसला होता है, यानी कि कौवे के घोंसले में कौन अपना अंडा देती है, तो इसका उत्तर, इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोयल जो होती है, क्योंकि वह कोयल कौवे के आकार का दिखती है, तो कोयल जो होती है अपने आकार के पक्षी के घोंसले में अंडे देती है। तो वो कौन सा पक्षी है, कौवा। कौन सा पक्षी है, वो कौवा है। और ये उसके अंडे को सेता भी है। ध्यान दीजिए, ये कोयल इसके घोंसले में अंडे देती है और कौवा उसके अंडे को सेता भी है और बच्चे को भी। फिर उसके बाद क्या होता है, वे अपने अपने स्थान के लिए उड़ जाते हैं। तो ये था कौवे के बारे में। गौरैया क्या है, ये घरों की अलमारियों में पाई जाती है, वहाँ पर ही क्या करती है, अपने घोंसले बनाकर क्या करती है, अंडे देती है। कौन, गौरैया शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। तो दोस्तों चलिए, आपसे क्वेश्चन है कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। आपको कमेंट करना है कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। यह आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौरैया दिवस आज के समय में, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में गौरैया दिवस को क्या किया है, काफ़ी बात हुई है सरकार द्वारा। तो गौरैया दिवस ज़रूर याद करें, कमेंट करना है आपको। चलिए कबूतर के बारे में बात करते हैं। मैंने छोटा कबूतर बोला था। कबूतर ये क्या होते हैं, ये पुराने घरों या खंडहर जो होता है वहाँ क्या करते हैं, ये घोंसले देते हैं। कौन, कबूतर। तो कबूतर से रिलेटेड इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने आई थिंक काफ़ी टॉपिक देख लिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जो कबूतर है ये कोलंबियाई परिवार का है। ये मोटे शरीर वाले होते हैं। नर क्या करता है, सामग्री जुटाता है, और मादा क्या करती है, घोंसला बनाती है। तो नर क्या होता है, ये सामान ले आता है, और मादा क्या होता है, उसको क्या करती है, सेट करके अपना घोंसला बना लेती है। चलिए, रेड डाटा बुक से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कल वाले पेपर में। तो चलिए, और ये 29 तारीख वाले में भी पूछा गया था। तो चलिए देख लीजिए, जो रेड डाटा बुक है, IUCN नामक एक संस्था जो है एक सूची जारी करती है। उस सूची होती है रेड कलर की होती है, उसका नाम इसलिए रेड डाटा बुक जारी बताया गया। ये 3 श्रेणियों में जारी किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह है इसका फुल फॉर्म। यह 3 श्रेणियों, एक इंडेंजर्ड यानी संकटापन्न, वल्नरेबल, रेयर यानी दुर्लभ, यानी कि 3 श्रेणियों में एक सूची जारी करती है। और इसमें जैसे इंडेंजर्ड में क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, संकट, उन पर संकट छाया हुआ, यानी कि उनकी क्या हो रही है, अब वे धीरे धीरे अधिक मात्रा में मर रहे हैं। जैसे एशियाटिक लायन, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, ये क्या है, पांडा, हिम तेंदुआ, ये सब क्या है, इंडेंजर्ड श्रेणी में। आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है, कितनी श्रेणियों में जारी करता है। ठीक है।
चलिए आपका क्वेश्चन सीरीज शुरू होता है। सबसे पहला है, पक्षियों की उस प्रजाति का क्या नाम है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा उनमें किसी एक घोंसले में क्या देती है, अंडे देती है। तो चलिए बताइए कि इसका उत्तर क्या है। मैंने इसका बताया था। चलिए मैंने पानी पी लिया। चलिए इसका आंसर आपको देना है। क्या कलचिड़ी है? कलचिड़ी को मैंने क्या बताया था, यह जो मैंने इस आकृति को बताया था ये कलचिड़ी थी। तो क्या ये काम करती है कि टेलर बर्ड, शक्कर खोरा कि वीवर? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वीवर। इसका आंसर क्या है? वीवर। चलिए इसके बारे में मैंने सब बता दिया है। अब आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा नर पक्षी है जो अपना घोंसला बनाता है? तो वीवर है, सनबर्ड है, टेलर है, कबूतर है। कबूतर तो जुटाता है लेकिन बनाती कौन? मादा है, टेलर कि वीवर? तो वीवर। इसके ऊपर वाला ये क्या आता है कि जो नर पक्षी होता है केवल अपने घोंसले का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन है, एक संजना है, संजना के बगीचे में एक झाड़ी में क्या एक घोंसला मिलता है। यह निम्नलिखित से बना है। बाल, मकड़ी, जाले, पतली टहनी, घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़, छाल। अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर में बताया था। तो संजना और उसके मित्र उसका नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो वह कौन सी चिड़िया है? दर्जी है, गौरैया है, फाख्ता है, सनबर्ड है। देखिए यहाँ पे तो इसका आंसर भी ये देखिए दिखा रहा है क्या है, सनबर्ड है। इसका आंसर क्या है? सनबर्ड वो चिड़िया है जो इनके माध्यम से अपने क्या करते हैं, घोंसलों का निर्माण करती हैं। तो चलिए आपको अब गलत कथन चुनना है। क्या करना है? गलत कथन चुनना है। सभी पक्षी अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। गौरैया, कबूतर, सनबर्ड अपना घोंसला बनाने के लिए अलग अलग काम करते हैं। पक्षी अपने घोंसले का उपयोग केवल अंडे देने के लिए करती हैं। क्या अपने घोंसले का केवल ये अंडे देने के लिए ही करते हैं? तो आपको गलत कथन चुनना है। ये तो बिल्कुल सही है आपको, या ये सभी? तो ये सभी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये देख सकते हैं ये आपका सही है। और देखिए क्या सभी पक्षी अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं? नहीं, ये गलत है। और गौरैया, कबूतर, सनबर्ड अपना घोंसला बनाने के लिए अलग अलग नहीं, ये सब मादा नर मिलकर काम करते हैं। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए और बी। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित जीव किस वर्ग के जंतुओं से संबंधित हैं? छिपकली, चमगादड़, कौवा, बिच्छू। छिपकली सरीसृप में आता है। मैंने क्या बताया था? छिपकली सरीसृप। सरीसृप में देखिए दो ऑप्शन है। तो अब देखिए चमगादड़ पक्षी में आता है कि स्तनपायी में आता है? कौवा स्तनपायी में आता है कि पक्षी में आता है? तो आपको कौवा पता है कि पक्षी में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चमगादड़ किस में आता है? स्तनपायी में आता है। बिच्छू किस में आता है? ध्यान देंगे, बिच्छू कीट में आता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। पक्षी किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने के काम में लाती है? तो तिकोने आकार की चोंच की सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच की लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो मांस को काटने के लिए हुक जैसी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। तो हुक जैसी चोंच किसकी होती है? बाज की होती है, गिद्ध की होती है, चील की होती है। देखिए तिकोने आकार की जो चोंच होती है छोटी होती है और मजबूत होती है। अंत में क्या होता है? ये शंक्वाकार होते हैं। ये खुले बीजों जैसे गेहूं, चावल जैसे दानों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गौरैया की चोंच कैसी होती है? तिकोने आकार की होती है। सीधी और पतली चोंच यह कीड़ों को खाने में इसका उपयोग करते हैं। लकड़ी से कीड़ों को निकालने खोजने के काम में इसका इस्तेमाल करते हैं। सीधी एवं पतली चोंच जैसे खटफुड़वा की चोंच। अब हुक जैसी चोंच मैंने बताया कि मांस को फाड़ने में जैसे कि बाघ गिद्ध होते हैं, हुक जैसी चोंच। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर से आता है? तो पिंटेल डक, छोटा मत्स्य कुररी, फ्लेमिंगो, छोटी जलरंग। छोटी जलरंग जो होती है ये साउथ अमेरिका से आती है। ये आपका आर्कटिक से आती है। कहाँ से आती है? ये आर्कटिक से आती है। आर्कटिक से होते हुए ये क्या होती है? भारत में आती है, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र। चलिए अब अगला चल देते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? देखिए मैंने बताया कि मैक्सिमम पक्षियों की जो आँखें होती हैं उनके सर के राइट और लेफ्ट में होती है, लेकिन एक ऐसा पक्षी है जिसकी क्या होती है? आँखें उनके हमारे तरह सामने होती हैं। तो वो उल्लू है। कौन है वो? उल्लू है। चलिए व्याख्या देख लीजिए। उल्लू एक निशाचर पक्षी है। निशाचर का अर्थ क्या है? जो दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। जैसे हम निशाचर यानी कि जैसे भूत को हम अक्सर बोल देते हैं, वे क्या करते हैं? रात में ही दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं? मानव के समान इनकी आंखें होती हैं और ये क्या होती हैं? मांसाहारी होते हैं। साथ ही में अगला ये देख लीजिए। ये कृंतक छोटे मध्यम आकार के स्तनधारी कीट, मछलियों, अन्य पक्षियों को खाते हैं। इनकी गर्दन 270 डिग्री या 360 डिग्री मान लीजिए। प्रश्न है निम्नलिखित में से किन पक्षियों में निस्यंदन तंत्र होता है? तो इसमें पूछा गया किस में निस्यंदन तंत्र होता है? तो फ्लेमिंगो में। फ्लेमिंगो एक ऐसा पक्षी होता है जिसमें एक ऐसी
इसके चोंच में एक ऐसी प्रणाली होती है जो अपने जो भोजन को छान कर यानी कि साफ़ करके अपने चोंच के माध्यम से ही ये उनको क्या करता है, साफ़ कर लेता है। निस्यंदन प्रणाली होती क्या है, पक्षियों के लिए एक प्रकार की आहार प्रणाली है जो खाद्य सामग्री को छान कर पानी से अलग करने में मदद करती है। जैसे हंस होता है, हंसावर होता है, बत्तख होता है, इनकी चोंच में कौन सी प्रणाली होती है, निस्यंदन प्रणाली होती है। तो इसका उत्तर था फ्लेमिंगो। ये देख लीजिए, छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो देख लीजिए सनबर्ड ही वो पक्षी है जो क्या होता है, शाखा से लटकने वाले घोंसले को, जो सबसे मैंने दूसरा वाला पक्षी आपको बताया था सनबर्ड, ये क्या था, उसका लटकता हुआ घोंसला होता था। कैसा होता था, लटकता हुआ उसका घोंसला होता था। किसका, सनबर्ड का। सनबर्ड के बारे में देख लीजिए, सनबर्ड ये छोटे पक्षी होते हैं, आमतौर पर ये भोर में देखे जाते हैं। ये पेड़ या लकड़ी की झाड़ियों से लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले में बाल, घास, सूखे पत्ते, कपड़े के टुकड़े पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आपने देखा है कि ठंड के मौसम में आप घर में छिपकली नहीं देख सकते हैं, आपको क्या लगता है कि वे कहाँ चले गए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये आपको इसका उत्तर देना है। तो उत्परिवर्तन के लिए, हाइबरनेशन के लिए, पुनर्जनन के लिए, ग्रीष्म निष्क्रियता के लिए। तो देखिए इसमें आंसर नहीं, तो आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर है हाइबरनेशन। क्या होता है, ये ठंड के प्रति, ऐसे गर्मी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये क्या करते हैं, हाइबरनेशन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इसमें भी निद्रा में चले जाते हैं, ये लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं हाइबरनेशन। ये ठंड और गर्म दोनों मौसम में देखा जा सकता है। किसमें, गर्म और ठंड के दोनों मौसम में देखा जाता है कि हाइबरनेशन कुछ पक्षियों के बीच सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या चीज़, हाइबरनेशन। कई जीव, मछलियाँ, उभयचर सरीसृप जैसे शीत निष्क्रिय है। सांप, मेढक, छिपकली ठंड के मौसम में शीत निद्रा करते हैं क्योंकि ये असमतापीय जानवर होते हैं, क्योंकि ये तापमान को अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नहीं तो अगर इस तापमान में वे रहेंगे तो क्या होंगे, मर जाएंगे। इसके बाद आप बाकी आप पढ़ लेंगे, आपको मैंने पूरी व्याख्या दी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है। सही नहीं है तो देखिए, आपका नर मधुमक्खी छत्तों के लिए, नर मधुमक्खी छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तों में अधिकांश मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खी होती हैं। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। अब देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ ध्यान देंगे, आपका नहीं वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो नर मधुमक्खी छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सही नहीं है। ये क्या करते हैं, ये मधुमक्खी, जो नर मधुमक्खी, ये किसी काम में नहीं आते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। देख लीजिए, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। हर मधुमक्खी समूह में एक रानी, जो कुछ सौ नर मधुमक्खी और कई हजार श्रमिक जातियों की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक उसकी बात हो रही है, एक पूरे छत्ते की बात हो रही है। एक रानी मधुमक्खी छत्ते में एकमात्र मादा मधुमक्खी होती है जो प्रजनन के लिए मिलती है। बाकी सभी श्रमिक मादा मधुमक्खी होती है, क्या करती है, ये रस को चूस कर लाती हैं उसमें, और एक मादा होती है जो क्या करती है, वे अंडे देती है। क्या करती है, वे अंडे। इसको बाकी को आप पढ़ लेंगे, मैंने पूरा लिखा हुआ। चलिए नर मधुमक्खी के बारे में बता देते हैं। ये ड्रोन, बिना डंक वाली नर मधुमक्खी होती है। ड्रोन, ये ड्रोन एक मधुमक्खी है, ये बिना डंक वाली नर मधुमक्खी होती है। ये रानी या श्रमिकों की तुलना में बहुत बड़े और घुमक्कड़ हैं। इनका एकमात्र कार्य युवा रानी को ऐसा कार्य देना जिसे वे लगभग 10 दिनों की आयु तक करने में असमर्थ हैं। ये देखिए, ड्रोन याद करेंगे। मधुमक्खियों का जीवन काल आप पूरा पढ़ लीजिए, 57 दिन का होता है। श्रमिक मधुमक्खियों के बारे में मैंने लिखा है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की अच्छी अवधि कौन सी है। मधुमक्खी पालन करने की अच्छी अवधि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। तो ये आपका है अक्टूबर से दिसंबर। ये व्याख्या आप पढ़ लेंगे, ये आपके लिए ही व्याख्या है। देख लीजिए ये व्याख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है। हिप्पोस है, कुत्ता है, डॉल्फिन है, हिरण है। तो देखिए ये सब तो क्या है, इसकी बुद्धिमान स्तन, इसमें स्तनधारी है डॉल्फिन। क्या है, डॉल्फिन। डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। बाकी आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोकर बिताता है। उसी वृक्ष की पत्ती को खाता है। औसत आयु इसकी 40 वर्ष है। पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। इसका नाम क्या है, चिंपैंजी, लंगूर, पैंडा, स्लॉथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में मैंने पूरा बता दिया है, आप देख लेंगे। देखिए, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, कसक, विषदंत या फैंग या फंग, जो भी रहेगा। और अगला देख लीजिए, कृंतक, सल्क। तो इसको क्या बोलते हैं, फंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2। इसका आप बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, मैंने पूरी अच्छी तरीके से बता दिया। इसका ये उत्तर था विषदंत या फंग या फैंग बोलते हैं। चलिए
ये थे दोस्तों आपके आज का ये पूरा आपका एनिमल किंगडम से रिलेटेड सीटेट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये पूरी टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको कराया है। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब इस टॉपिक से। बाकी ऐसे ही मैं स्पेशल टॉपिक आपको अब तक जितने भी PYQ हैं उसकी थ्योरी को लेकर आपके सामने आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक कर एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।